हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024-25 का जो पेपर हुआ है गर्ल्स का। और ये सारे लड़के और लड़कियां पेपर देखेंगे। यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए वही क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। और रियल क्वेश्चन पेपर जो आपको कहीं पर नहीं मिल रहा था वो हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा गर्ल्स का रियल क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और हम सीधे हिंदी के क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे, हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, सभी आपके सामने आ चुके हैं तो देख सकते हैं। और हम सीधे क्वेश्चंस हिंदी के ही सॉल्व करने वाले हैं, तो हिंदी देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। इस सेशन में जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए लगातार हम कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं और आंसर की आपका जो भी सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, खंड साहय हिंदी भाषा के क्वेश्चन सेक्शन सी हिंदी लैंग्वेज, और ये 76 से 80 के लिए यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। निर्देश: निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 76 से 80 तक के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनना है आपको। एक बार की बात है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वह भी उसी कुल में बड़ा होने लगा। वह वही करता था जो बाकी चूजे करते। मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता, दिन भर उन्हीं की तरह चूं चूं करता। बाकी चूजों की तरह वह भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता। पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को नदी के कूल पर बैठे हुए देखा। फिर पलक झपकते ही बाज ने अपनी विशाल पंख फैलाकर आसमान की ऊंचाई छूने लगा। बाज बड़ी शान से बेधड़क उड़ रहा था। उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वह शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा, अरे अल्पज्ञ, वह बाज है, पक्षियों का राजा। वह बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उनकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया। फिर कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वह जिंदगी भर चूजों की तरह रहा। एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। समझ आया आपको? आगे पढ़ते रहेंगे अभी जब तक पूरा नहीं होता है। हम में से बहुत से लोग उसी बाज की तरह अपनी असली क्षमता को जाने बिना एक मध्यवर्गीय जिंदगी जीते रहते हैं। हमारे आसपास का वातावरण भी हमें अपने जैसा ही बना लेता है। हम ये भूल जाते कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण प्राणी हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं, पर फिर भी हम एक औसत जीवन जी के हम इतने बड़े अवसर को गवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहां हो, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों को उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। तो ये गद्यांश हमने पढ़ा और बहुत अच्छा गद्यांश लगा। आपको इस गद्यांश से एक शिक्षा लेनी चाहिए, एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपको यहाँ पर चूजों की तरह नहीं जीना है। और आगे हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। देखिए, पहले हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि पहले आपको एक प्रश्न पढ़ने के बाद गद्यांश पढ़ना चाहिए था। ये सच है, पढ़ना चाहिए, जिससे आपको अभी अगर हम एक देखिए क्वेश्चन पढ़े होते तो हमें अभी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ आता। क्वेश्चन क्या था, तो पहले आपको एक प्रश्न पढ़ना चाहिए, फिर गद्यांश को पढ़ना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन का सही आंसर, हमें गद्यांश, उपर्युक्त गद्यांश से हमें मूल संदेश प्राप्त हो रहा है कि हमें अपने परिवेश के अनुसार ही जीना चाहिए। क्या, तो बताएंगे सही आंसर क्या। हमें अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना चाहिए। हमें बाज की तरह उड़ना चाहिए। हमें चूजों की तरह चैन से रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, गद्यांश का जो मूल संदेश प्राप्त हुआ है वो हमारा सही आंसर है बी। हमें अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना चाहिए, ना कि चूजों की तरह चैन से रहना है, और ना ही हमें यहाँ पर अपने परिवेश में जीना है उसी तरह की आप ढल गए। ढलना नहीं है, आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना और आगे तक ऊंचाइयों को छूना है। क्वेश्चन अगला है,
गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों को सही क्रम वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। गद्यांश के अनुसार सही क्रम देखिए, पहले कौन सी लाइन आई, बाद में कौन सी आई, वो आपको मिलाना है। हमारे लिए इस जग में सब कुछ, हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है। ये लाइन कब आई, क्या इससे पहले कोई लाइन आई या नहीं आई, पहले पढ़ेंगे फिर पता करेंगे। तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज का बच्चा दिन भर चूजों की तरह चूं चूं करता, एक दिन वह बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी हमने क्वेश्चन को पढ़वाया था, इस गद्यांश को देखिए क्या आया था, सबसे अंत में क्या हुआ, वो मरा ही तो था। तो आप देखेंगे ऐसे करके, ये देखिए कुछ भी असंभव नहीं है, औसत जीवन, ये आपको समझ आ रहा है। ये यहाँ पर आया था देखिए, अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया, क्या हुआ, बिना असली ताकत पहचाने मर गया। और फिर असंभव वाली बात सबसे लास्ट में आई है, समझ आ गया। तो आपको यहाँ पर सही क्रम कैसे लगाना है देखिए, अब आप क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। मर गया तो ये क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे चूं चूं करता, बाज का बच्चा दिन भर चूं चूं करता, ये सबसे पहले बात आई थी। उसके बाद ही कहाँ की बात, उसके बाद ये लाइन आएगी देखिए, तुम इस तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम चूजे हो, ये बात उसे एक दिन समझ आई थी, तो ये दूसरी बात आएगी। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, सबसे बाद में, एक दिन वह बिना अपनी असली ताकत पहचाने मर गया, ये तीसरे नंबर पे रखा होगा। और चौथे नंबर पे अंत में क्या रखा होगा कि असंभव नहीं है। तो पहली यानी पहले का मतलब देखिए, पहले के आगे क्या लिखा है, तीन। तीन कहाँ पर तीन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तीन से शुरू नहीं है, यहाँ तीन से नहीं, यहाँ। तो सही आंसर ये है देखिए, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहले 3 नंबर और फिर देखेंगे क्या 2 नंबर आ रहा है, हाँ सही है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, तो देखेंगे आप कि तीसरे नंबर पे चौथा आ रहा है, सही है। और फिर लास्ट में 4 नंबर पे 1 आ रहा है, सही है। तो सही आंसर देखिए हमें सी वाला मिला। इस तरह से मिलान आपको क्रम बैठाना था। अगला क्वेश्चन है, कम जानने वाला शब्दों के लिए उस उचित विकल्प को चुनिए जो इस गद्यांश में दिया गया है, था नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कम जानने वाले को क्या बहुज्ञ कहेंगे, औसत कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे, अपार कहेंगे। बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला, यानी बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ होता है, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं है। औसत का मतलब जो बराबर जानता हो, न ज़्यादा न कम। अल्पज्ञ का मतलब जो कम जानता हो, सही आंसर सी है। अपार का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, अपार, असीमित, समझ आया। तो सही आंसर सी हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गद्यांश में 2 शब्द कुल और कूल दिए गए हैं, सुनने में समान है, इनके अर्थ अलग हैं। इन दोनों शब्दों का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है आपको। देखिए क्वेश्चन का अच्छा आंसर आपको ढूंढ निकालना है, क्या हो जाएगा। और ए में दिया है सब और शीतल, तो यहाँ पर आपको अच्छे से ये पहचान लेना है, वंश और किनारा, शीतल और वंश और किनारा। देखिए ये जो कुल है इसका मतलब होता है वंश, क्या होता है, वंश। कहाँ कहाँ पर पहले वाले का वंश दिया है, तो यहाँ देखेंगे वंश सही नहीं लिखा है, और यहाँ वंश दिया ही नहीं, यहाँ भी वंश नहीं दिया है। कुल मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, शीतल कहें या फिर इस तरह से किनारा भी होता है। तो आपका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर सही अर्थ वंश और किनारा, सही हो गया। ये डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये देखिए वंश गलत लिखा था, इसलिए यहाँ हम इसे नहीं ले सकते हैं, समझ आया। अगला क्वेश्चन है, फिर पलक झपकते ही बाज ने अपने विशाल पंख फैलाए, इस वाक्य में विशेषण क्या है। देखिए विशेषण पहचानना है। विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। देखिए पंख फैलाए, उसके आगे क्या जोड़ दिया, विशाल। तो पंख कैसे हैं, विशाल हैं, बड़े पंख हैं। विशाल का मतलब बड़े बड़े पंख हैं, और बड़े पंखों की ये क्या है, विशेषता है कि ये विशाल बताए गए। पंख कैसे बताए गए, विशाल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या, विशेषण क्या हो जाएगा, विशाल, सही आंसर डी। देखिए पंख नहीं है विशेषण, यहाँ पंख कैसे हैं ये आपको बताया गया, पंख यहाँ पर कैसे हैं, तो पंख हैं विशाल। विशाल का मतलब बड़े पंख,
तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? पंख की बता रहे हैं। सही आंसर क्या है? विशेषण क्या हो जाएगा? जो विशेषता बता रहे हैं, तो विशाल सही आंसर है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 81 से 85 तक के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। फिर आपको ये देखिए, एक पद्यांश लिखा है, एक कविता लिखी है, उसको पढ़ना है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती उनमें रहने वाले बच्चों का सूरज के साथ किस तरह का रिश्ता होता? सूरज उन्हें उस अमीर मेहमान सा लगता है जो किसी सुदूर शहर से कभी कभार आता है, एकाध दिन के लिए घर में रुकता है, सारा वक्त माँ से हंस हंस कर बतियाता है और जाते समय उन सब की मुट्ठियों में कुछ रुपए ठूंस जाता है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहाँ से धूप बाहर की दीवार से लौट जाती, जैसे किसी बच्चे के बीमार पड़ने पर माँ की कोई सहेली मिजाज पुरसी के लिए तो आती है, किंतु घर की दहलीज से ही हाल पूछ पर चली जाती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहाँ के बच्चों को रोशनी की प्रतीक्षा कुछ इस तरह होती है जिस तरह राखी के कुछ दिनों बाद घर के सामने पोस्टमैन के गुजर जाने के बाद बहन पहले पोस्टमैन को कोसती है, बाद में रसोई में जाकर अपने भाई की मजबूरी समझकर बहुत रोती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां पर चांदनी कुछ इस तरह से आती है जैसे किसी खिड़कियों वाले घर में पक रहे पकवानों की खुशबू दूर तक के घरों में फैल जाती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती वहां कोई लोरियां नहीं गाता, चांद को चंदा मामा नहीं कहता, नशे में लड़खड़ाती हुई पिता की आवाज़ ही बच्चों को सुलाती और किसी नारी के सिसकने की आवाज़ चौकीदार के जागते रहो स्वर में खो जाती। देखिए, ये जो कविता बहुत अच्छी लिखी गई, इसको आप पढ़ेंगे मेरे देखिए अनुसार हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इसको बेहतर ढंग से एक बार पढ़ें और पढ़कर फिर आप समझें, फिर आप यहाँ पर आंसर करें, तो ये अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन क्या कहा गया वो समझेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है, उपर्युक्त कविता में खिड़कियां शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? बाहर की दुनिया से जुड़ने का माध्यम, रिश्तेदारों से मिलने का माध्यम, बच्चों की दुनिया से जुड़ने का माध्यम, चांद और सूरज को देखने का माध्यम। तो खिड़कियां यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग की गई हैं? देखिए, खिड़कियों का जो क्या है, चांद और सूरज को देखने का माध्यम यहाँ पर है, या फिर आप बाहर की दुनिया से जुड़ने का माध्यम है। तो सही आंसर यहाँ पर जो कविता के अनुसार मुझे लगता है वो सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर चांद और सूरज को देखने का माध्यम क्या होता है? खिड़कियाँ। तो सही आंसर क्या होता है? खिड़कियाँ आपका किस प्रकार प्रयोग की गई? चांद और सूरज। और कोई आंसर आपको लगता है तो हमें कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जल्दी से शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम। अगला क्वेश्चन है, कविता में बच्चों का सूरज से रिश्ता बताया गया, कैसा रिश्ता बताया गया? सूरज का जो रिश्ता बताया गया, घनिष्ठता का, दूर का, स्नेह का, मेहमान। तो यहाँ पर सही आंसर देखिए, अभी हमने पढ़ा भी था, आपको बताएं, एक बार फिर दिखा देते हैं जिससे आप समझ जाएं कैसा रिश्ता है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये लिखा है, सूरज के साथ किस तरह का रिश्ता होता है? सूरज उस अमीर मेहमान सा लगता है। कैसा लगता है? मेहमान सा लगता है। ये आपको समझ आ गया अब? तो देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कविता में सूरज का रिश्ता कैसा बताया है? मेहमान का। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से ऐसे दो समानार्थी शब्द हैं जो कविता में दिए गए हैं? कविता में दिए गए हों ऐसे समानार्थी शब्द। देखिए, समान अर्थ वाले शब्द कविता में दिए गए हों, पकवान और खुशबू, आवाज और स्वर, सूरज और धूप, लोरी और गीत,
तो देखिए जो कविता में आए हों और समान अर्थ वाले शब्द हों, आवाज, स्वर, सूरज और धूप, लोरी, गीत, पकवान, खुशबू, सही आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट्स में बताइए। देखिए यहाँ पर हम समझने की आप कोशिश करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पकवान, खुशबू। देखिए एक बार आपको समझा देते हैं, पकवान और खुशबू यहाँ पर मिल रहे हैं। चौकीदार के जागते रहो स्वर, स्वर मतलब होता है आवाज़ एक प्रकार की, और आवाज़ यहाँ पर आया ही है, तो ये इतना आपको समझ आ गया। और दूसरा यहाँ पर क्या है वो भी समझ लेते हैं। दूसरा क्या था, सूरज, और कहीं पर धूप आया है क्या, धूप कहीं पर आया है, देख सकते हैं। देखिए ये है धूप और ये रहा है सूरज, सूरज ऊपर है, धूप है। अगला एक और क्या था यहाँ पर, चारों को देख लेते हैं। लोरी और गीत, ये भी देख लो एक बार, कहीं दिख रहा है तो देखेंगे। लोरी तो यहाँ पर आया है, नहीं गाता, तो गीत तो कहीं पर नहीं आया है, समझ आ गया। तो सही आंसर देखिए कविता में गीत कहीं पर नहीं आया है, सूरज और धूप आए हैं, पकवान खुशबू आए हैं, आवाज़ और स्वर आए हैं। सही अर्थ होगा आवाज़ को स्वर कहते हैं। तो ये हमें सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही लग रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताएंगे। और हिंदी में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। सही आंसर 83 का सी। 84 का देखेंगे, खुशबू शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग और मूल शब्द। जल्दी से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, खुशबू शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है, सही आंसर हो जाएगा खुशबू में क्या है, खुश है और बू है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस प्रकार ये सारे गलत हैं, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया खुश और बू। अगला क्वेश्चन है, मिजाज पुरुषी शब्द का सटीक अर्थ है किसी स्वास्थ्य की जानकारी लेना, किसी के दिमाग को खराब करना, किसी को ना चाहते हुए कुर्सी पर बैठाना, किसी के साथ बैठकर किसी की शिकायत करना। तो मिजाज पुरुषी यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स में हमें आप सब लोग बताएं। ए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे सभी लोग। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप सभी को समझ आ रहा होगा मिजाज पुरुषी का सही अर्थ हो, कमेंट्स में बताओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 85 का ये होगा। अगले आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्यवहारिक व्याकरण आ चुका है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य की जानकारी लेना। व्यवहारिक में आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में अनुस्वार के उचित प्रयोग वाला विकल्प है। देखिए आपने हो सकता है ये सब ऐसे लिखे हुए देखे हों, चांद, मुंह, कुआं, पंखा, लेकिन सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आपको पहचानना है। सही विकल्प क्या है जो वर्तनी के अनुसार शुद्ध हो, तो पंखा एकदम सही है, कुआं ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, चांद भी ऐसे लिखा जाता है, मुंह भी ऐसे। तो सही आंसर क्या है, जैसे मुंह को ऐसे लिखते हैं आप, सही आंसर देखेंगे तब चांद को ऐसे लिखते हैं, तो ये यहाँ पर सही आंसर, कुआं को ऐसे लिखते हैं तो इस तरह से ऐसे लिखा होगा। अब पंखा ऐसे ही लिखा जाता है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन शानदार है, आपको बता देते हैं। देखिए नेपाली भी लिखी जाती है, मराठी भी और कोंकणी भी, गुजराती नहीं लिखी जाती है, गुजराती जो है यहाँ पर देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 4। कौन सा, 1, 2, 4 ये सही आंसर है। गलती से जो उपरोक्त सभी डी लगाकर आए वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, उचित विराम चिन्ह के प्रयोग का विकल्प चुनिए। देखिए उचित विराम चिन्ह के प्रयोग वाले विकल्प का चयन कीजिए, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा चलो चलते हैं, मैंने कहा चलो चलते हैं। बी में देखिए ये यहाँ पर जो विस्मय बोधक चिन्ह लगा इसलिए गलत है।
यहाँ पर देखेंगे क्या है, अर्धविराम और यहाँ पर क्या उद्धरण चिन्ह दोनों लगे, इसलिए गलत है। मैंने कहा चलो चलते हैं, ये विस्मय चिन्ह लगा, विस्मय बोधक। सही आंसर हो जाएगा ए। मैंने कहा चलो चलते हैं, ये सही लिखा गया है, विराम चिन्हों के प्रयोग वाला सही विकल्प है ए। अगला क्वेश्चन है, काम बिगड़ जाने के पश्चात, यहाँ पर देखेंगे काम बिगड़ जाने के पश्चात पश्चाताप करना व्यर्थ, वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति वाला विकल्प है। सही आंसर क्या हो जाएगा, काम बिगड़ जाने के पश्चात पश्चाताप करना का वर्षा जब कृषि सुखाने, क्या ये होगा, क्या ये हो जाएगा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, नहविश बेल अमेफल पूरी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सही आंसर है यहाँ पर, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, ये आपका सही आंसर है। पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, इसका सही अर्थ क्या होता है, काम बिगड़ जाने के पश्चात पश्चाताप करना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का, आप देख पा रहे हैं, तद्भव तत्सम और तद्भव का सही युग्म जोड़ा विकल्प चुनिए। देखिए ओष्ठ तो सही लिखा है, इसका ये जो है क्या होता है, ओंठ होता है, तो ये नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। अमृत का अमर नहीं होता, अमृत का होता है अमी, क्या होता है, अमी या फिर अमी। चैत्र का यहाँ पर ये नहीं होगा, तो इस प्रकार से ये सही है, अर्ध का आधा एकदम सही लिखा है। समझ आ गया। और आगे के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है आपको इसी चैनल पर, जीके जीएस देखिए सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है वो इसी पर हम आपको करवाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुख्य परीक्षा 2024 के लिए शानदार तैयारी कराई जाएगी और 20 जनवरी नवोदय परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।